हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डीआई का क्लास लेकर। ये फिर से कहने का मतलब मैं आपके साथ आया हूँ फिर से, और डीआई का फर्स्ट क्लास है। आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था सर डीआई का क्लास दीजिए, डीआई का क्लास दीजिए, तो आपके लिए लेकर आ गया हूँ डीआई का क्लास। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डीआई के किस किस तरह के सवाल आते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, या बैंकिंग हो, या फिर कोई भी अदर्स एग्जाम हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ सवाल के साथ ही आपको स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, कैसे सवाल में कैलकुलेशन इजी करते हैं और कैसे सवाल को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आपको डीआई के जो सवाल होता है, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं सवाल लेने से पहले कि डीआई के जो सवाल होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको थोड़ा सा बेसिक उसका पता होना चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, ये बेसिक आना चाहिए। बाकी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, और फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो रेशियो का आता है। डीआई से जो सवाल बनते हैं हमारे सामने, देखिए जो भी बच्चे नहीं जानते डीआई के बारे में, कुछ भी नहीं, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है डीआई, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है डीआई में। डीआई में जो पहला तरीका आता है उसको टेबल मेथड बोलते हैं। टेबल मेथड मतलब टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, मतलब इस तरह का टेबल दे देगा और इसमें कुछ डेटा आपको फिल कर देगा इस तरह से। तो एक इसको टेबल वाले सवाल बोलते हैं, जिसमें टेबल पे डेटा दिया रहता है और उससे हमें सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी दे देगा एबीसीडी, और यहाँ पे मान लीजिए दे देगा 2008 2009, कुछ डेटा यहाँ दे देगा, बोलेगा इस साल एक है ये डेटा, किसी भी चीज से कनेक्ट करके दे सकता है इसको। इसके बाद आपसे इस पे सवाल पूछना शुरू करेगा, तो इसको बोलते हैं टेबल वाले सवाल। वो सवाल जो तालिका पे दी हुई रहती है टेबल पे। दूसरा सवाल आता है क्या, आपको एक सर्कल पे दिया रहता है, एक सर्कल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से खाना डिवाइड किया रहेगा। अब इस तरीके से जब खाना डिवाइड किया रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया है 70%, यहाँ दे देगा 20%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 1% और यहाँ पे 3%, कुछ भी दे सकता है ऐसे। अब यहाँ पे सर्कल में भी दो टाइप आ जाता है, एक तो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और दूसरा क्या दिया रहेगा, आपको एंगल दिया रहेगा। इस तरीके से डिवाइड किया रहेगा और एंगल दिया रहेगा। अब ये 4 बार में डिवाइड हो, 5 पार्ट में डिवाइड हो, 8 पार्ट में डिवाइड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या रहेगा, एंगल दिया रहेगा। मान लेते हैं इसमें दे दिया 70 डिग्री, इसमें 110 डिग्री, इसमें 20 डिग्री, इसमें 100 डिग्री और इसमें 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। तो ये दूसरे टाइप का जो आपका रहेगा, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। इसको टेबल चार्ट और ये हो गया पाई चार्ट। दो टाइप मैंने लिया। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर वीडियो किस करेंगे तो क्या होगा, बहुत लोगों तक ये पहुंचेगा। और डीआई का क्लास बहुत कम मिलता है आप लोग को। आप लोग को हमेशा डीआई एक ऑप्शन होता है, ऑफलाइन क्लास में हो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, डीआई बहुत लास्ट में आता है। तो डीआई का जहां भी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी फायदा हो सके। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहा हूँ चीजें, मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि कितने तरह टाइप्स का सवाल जनरली पूछे जाते हैं। जनरली अब एक एक छोटे छोटे चीजें नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन जनरली इतना कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि आपके सारे सवाल बन जाएंगे और हर तरह के सवाल मैं कराकर दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया दूसरा टाइप क्या है, पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट मतलब सर्कल, और सर्कल में भी दो टाइप, एक एंगल पे और दूसरा डिग्री पे। अब यहाँ पे आपको एक बात जानकर आपको पता होगा, याद होगा कि परसेंटेज में पूरे को कितना बोलते हैं, तो कहेंगे सर 100%। इसका मतलब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब टोटल आप जोड़ेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो आपको 100% आएगा। दूसरी चीजें, अगर बात करते हैं सर्कल में डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है एक पॉइंट पे पूरी डिग्री जो बनती है, इस पॉइंट पे या फिर कहिए सर्कल के सेंटर पे जो टोटल कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से अगर एक ही सवाल में दो दे दिया है पाई चार्ट, एक एंगल पे एक डिग्री पे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां जो 100% है और यहां जो 360 डिग्री है, दोनों सेम चीजें हैं। दोनों सेम चीजें हैं। अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री। कभी कभी सवाल आपका एक पे देगा और डिग्री पे देगा और परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज पे देगा और एंगल पूछेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं 100% ही 360 डिग्री और 360 डिग्री ही 100% है। बात समझ में आ रही है। ये दो टाइप मैंने बताया आपको। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक आता है, याद कीजिए, इस तरीके का एक रहेगा, कुछ डेटा दिया हुआ, इसमें कुछ इस तरीके से बातें कही रहेगी।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि मैंने ये सिंगल डेटा लिया है, मैंने सिंगल लिया है कि यहां पे किसी चीज को, मतलब यहां पे आप मान लीजिए कि ये 20 है, ये 30 है, ये 18 है और ये 25 है, कुछ किसी चीज का डेटा दिया हुआ इस तरीके से। तो एक सवाल तो सिंगल बार ग्राफ के सिंगल डेटा पे रहेंगे, किसी किसी में करेगा इसके साथ एक बार ग्राफ और कनेक्ट कर देगा, इसके साथ एक बार ग्राफ और कनेक्ट कर देगा, और इसका अलग से आपको वैल्यू दे देगा। जैसे इसका वैल्यू दे दिया 18, इसका दे दिया 27, इसका दे दिया आपको 5 और इसका दे दिया आपको 7, इस तरीके से। तो एक साथ आप देखिए दो डेटा चल रहे हैं, दो डेटा चल रहे हैं एक साथ, एक की वैल्यू 20 है, दूसरे की 18, यहाँ पे 30 और 27, यहाँ 18 5 या 25 7, 3 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं और 5 के भी पूछ सकता है। अभी तक 5 का नहीं पूछा है, 4 तक ही पूछा है। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं किस किस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, पूछते हुए आ रहा है, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो चाहे कोई हो। तो अब देखिए इसको बोलते हैं कौन सा, बार ग्राफ। इसके बाद एक आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी सेम चीजें होती है, इसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इसमें क्या रहेगा, एक इस टाइप की लाइन दी हुई रहेगी। अभी डॉटेड हो सकता है इस टाइप की, एक डेटा यहां रहेगा, एक डेटा यहां रहेगा, एक डेटा यहां रहेगा, यहां पे वैल्यू रहेगा। और जरूरी नहीं है कि ये किनारे का दोनों दिया हुआ है, जब किसी में किनारे का नहीं दिया रहेगा, किसी में किनारे का भी दिया रहेगा। मतलब इस बार जो यहाँ पे जो हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते थे, इसी को वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जब अगर इसको हम बार ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी लाइन लेंगे, तो इसको वो बार ग्राफ में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली इस तरीके से लिखा है, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब इसमें भी दो चलता है, एक चलता है, दो चलता है, 3 चलता है। एक डेटा आपको इस लाइन से दिखा दिया, दूसरा आपको रेड से दिखा देगा, किसी भी तरीके से। अब इसके सामने जाएगा, इसके सामने आएगा, इसके सामने यहां पे नहीं जाया है तो यहां पे भी बना लीजिए इस तरीके से। मतलब आपको हर एक के सामने दो दो डेटा रहेगा, मतलब यहां जो लिखा रहेगा उसके सामने दो डेटा रहेगा, एक ब्लैक के लिए एक रेड के लिए। इसमें 3 लाइन भी दे सकता है, एक ग्रीन भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन नहीं देगा, ग्रीन भी दे सकता है। तो इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ये 3 टाइप का ग्राफ होता है। सबसे पहले टेबल आपको हम बताएंगे, मतलब आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं टेबल। टेबल से जो रिलेटेड सवाल आते हैं, चाहे वो रेलवे के सवाल हो या फिर सीएचएसएल के सवाल हो या फिर सीजीएल के सवाल हो या फिर बैंकिंग के सवाल हो। लेकिन आज के क्लास में मैं बैंकिंग का कोई भी डायरेक्ट सवाल नहीं उठा रहा हूं, पहले बता रहा हूं यहां पे। लेकिन सवाल आपके सारे रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्योंकि सारा एक ही होता है। आपको जो आज सवाल मैं लेने वाला हूं वो सवाल, सबसे पहले मैं एनटीपीसी का एक सवाल लेने वाला हूं। पुराने सवाल नहीं उठा रहा हूं, कंप्लीट पुराने सवाल उठा रहा हूं जो पूछ चुका है सवाल, ताकि आपको लगे कि हाँ सवाल किस टाइप के पूछ रहे थे और किस सवाल के पूछ रहे हैं और किस सवाल के पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। आप सवाल को बोर्ड पे देखिए, तब तक मैं ड्रा कर देता हूं इसका डिटेल। देखिए सवाल मैंने थोड़ा सा डेटा यहाँ पे ले लिया, सवाल भी शॉर्टकट में लिख लिया क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे जरूरत पड़ती है इस चीज को, कि ताकि मेरे सामने हो, आपको समझाने में मुझे आसानी हो। मजा आता है जब आपके सामने सवाल हो और आपके सामने सॉल्यूशन हो, मेथड सारे आपके दिमाग में हो, तो मजा आता है सवाल बनाने में। वही चीजें मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि श्याम, सुनील, जगदीश और राजेश 4 लोग हैं, चारों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 5 सब्जेक्ट्स की बात की गई है कि इसमें कितने कितने नंबर आए हैं, वो सारा दिया हुआ है यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला जो डेटा पूछ रहा है आपसे कि सुनील और जगदीश का जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, टोटल जो अंक आए हैं, उसका क्या अंतर है। क्या अंतर, अंतर जब भी सवाल पूछे आपको याद रखना, अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अब देखिए सुनील और जगदीश, तो सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट आउट कीजिए कि सुनील है कहाँ, जगदीश है कहाँ। तो आपको नजर आएगा सुनील कहाँ ये है और जगदीश कहाँ ये है। इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस देखिए कि अगर यूनिट डिजिट को आप ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जब आप बनाएंगे तो आपके साथ एक बार जब आप सवाल पढ़ेंगे, आपके साथ चारों ऑप्शन आपके दिमाग में हल्की सी होना चाहिए। एटलीस्ट यूनिट डिजिट, पहला पॉइंट क्या देखना कि इकाई स्थान सबका क्या है, एक नजर में देख लेना है। मतलब उसको समझना नहीं बहुत अच्छे से, बस देखना है क्या सबका सेम है या किसी का मैच कर रहा है या फिर सबका एकदम अलग अलग है। दूसरी पॉइंट, जो डेटा दिया हुआ है, जो रिजल्ट दिया हुआ है, क्या बहुत ज्यादा क्लोज है
ये बहुत ज्यादा का अंतर है, मतलब 5, 10, 15, 20 ये लगभग डिफरेंस ठीक है। लेकिन अगर दिया हुआ है 70, उसके बाद 71, 69, 68, 72, तो ये बहुत क्लोज हो गया। 4, 5, 6, 7 बहुत क्लोज हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि डेटा क्या है। अब डेटा का क्लोज डेटा दिया हुआ, ये बहुत दूरी पे दिया हुआ, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि पूछा क्या है। जैसे इस सवाल में सुनील और जगदीश का टोटल नंबर का अंतर पूछा है, तो आप बताइए टोटल नंबर का अंतर निकालने के लिए आपको जगदीश का टोटल नंबर पता होना चाहिए और सुनील का भी टोटल नंबर पता होना चाहिए। आप टोटल नंबर निकाल लेंगे, सुनील का 65, 60, 55, 60, 59, 61 निकाल कर जोड़ लेंगे, आपको मिल जाएगा सुनील का टोटल कितना है। आपको दूसरी चीज है जगदीश का भी टोटल आप जोड़कर यहां निकाल कर लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, जब भी सवाल हम बनाते हैं डीआई का, तो हम कोशिश करते हैं कि अभी जो सवाल पूछ रहा है पैटर्न में, आपके सामने जरूरी नहीं है कि ये डेटा और एक सवाल के साथ साथ 3 सवाल एक साथ हो सकता है ये डेटा और एक सवाल आपके साथ हो और कुछ देर 3-4 सवाल बनाने के बाद फिर से सेम डेटा एक दूसरे सवाल के साथ आ जाए। मतलब एक ही बार डेटा दे दिया, ग्राफ दे दिया, टेबल दे दिया और वहीं पे बैक टू बैक सारे सवाल नहीं पूछते हैं जनरली। अभी ऐसा नहीं कर रहा। अभी क्या कर रहा है, एक सवाल पूछ रहा है और बाकी फिर 3-4 दूसरे सवाल, दूसरे टॉपिक का सवाल डालने के बाद पूछ रहा है। मतलब आप जो डेटा यहाँ पे आप बना रहे हैं, ये जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, अगर आप इसका सम टोटल निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं, सम टोटल निकालते हैं इसके यहाँ लिखते हैं, तो आपको सिर्फ यही सवाल ही बनेगा। अगला सवाल आप ध्यान देंगे तो पूछ रहा है, देखिए लास्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि हाईएस्ट जो औसत अंक है वो किसका है। हाईएस्ट किसका है, राजेश का, जगदीश का, सुनील का, श्याम का। तो अगर इसका टोटल आप निकाल लेते हैं तो आपको एवरेज मिल जाएगा, इसका टोटल निकाल लेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो आप सबका देख सकते हैं और ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका टोटल अंक निकालना आपको फायदेमंद होता है, क्योंकि इसी टोटल निकालने से आपको ये भी सवाल सोल्व हो रहा है और इसमें भी आधी हेल्प मिल रही है। इसके बाद बोल रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हाईएस्ट किसका है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलाकर बात करें तो किसका हाईएस्ट है, श्याम का, सुनील का, जगदीश का, राजेश का। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि क्या और कोई मेथड है इस तरह के सवाल को सोल्व करने का कि जरूरी है हमको टोटल सबका निकाल कर ही एवरेज निकालना हो। तो पहले सबसे पहले पॉइंट पकड़िए और सवाल नंबर 1 सोल्व करते हैं। कह रहा है कि सुनील और जगदीश का अंतर कितना है कुल अंकों का। तो आप देखिए कि यहाँ पे सुनील आपको ज्यादा दिख रहा है, अचानक ऐसे ही एक नजर डाला तो आपने देखा सुनील का लगभग ज्यादा ही है, लगभग ज्यादा ही है, कितना ज्यादा नहीं पता, वो हमें पता करना है। तो आप यहीं से अंतर पता करना शुरू कीजिए। तो यहां से आपको कितना मिल गया अंतर, तो आप कहेंगे सर 25, बस इसी को आपको जोड़ते चला जाना है, सिर्फ अंतर को जोड़ते जाइए। आपको ध्यान रखना, आपने सुनील माइनस जगदीश किया तो 60 माइनस 35, तो यहाँ पे 55 माइनस 41 और ये कितना आ गया 14। यहाँ पे जब करेंगे 60 माइनस 39 तो कितना आ गया 21, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया 29, यहाँ करेंगे तो कितना आ गया 16। क्लियर है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपका हो गया 50 और ये कितना हो गया, तो कहेंगे 50 और ये आपका 30, 80, अब 20, 100 कितना आ गया 105। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 105 है और उसको टिक मार कर निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं है। ये आपका पहला सवाल। आपको टोटल निकालना, जोड़ने की जरूरत नहीं है अलग अलग, अब डायरेक्टली अंतर निकालकर आप जोड़ के बता दीजिए 105 आया। सेकेंड नंबर करा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अच्छा, यहां से आपको एक बात और समझ में आई है कि इन दोनों में सुनील का अंक ज्यादा है, क्योंकि सुनील माइनस जगदीश किया हमने तो आपको मिला पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सुनील जगदीश से ज्यादा नंबर लाया कुल मिलाकर। मतलब इस सवाल का जगदीश तो हो ही नहीं सकता, इस सवाल का अंतर जगदीश हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यहां पे बात करते हैं, अब पूछ रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हाईएस्ट किसका है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पे नजर डालेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, आपको लगभग बताना है एवरेज। यहाँ पे कितना आ रहा है, सबको देखेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों, इसका 2 इसको देंगे तो 59 और 60, 59 और 60, 59 आएगा एवरेज। यहाँ देंगे तो 60 एवरेज आ गया, तो इन दोनों से ये ज्यादा हो गया और इन दोनों से यहाँ से 5 देंगे तो आपका ये 60 रह जाएगा और ये 60 से कम हो जाएगा, मतलब एवरेज 60 से कम हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर आएगा, सुनील। किसका हाईएस्ट है, सुनील का हाईएस्ट है। सुनील ही है ना। अब आप देखिए कि इन दोनों का यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपका इसका सबसे कम नंबर है, आगे भी अगर देखेंगे तो इसका सब में सबसे कम नंबर है, मतलब इसका एवरेज एकदम बिल्कुल ही सबसे कम आएगा। ध्यान से देखिए तो आप पता चलेगा कि अब आपको पता है कि सुनील और जगदीश में आपको अंतर पता था ही। अब देखिए इससे अगर तुलना करते हैं तो आप देखिए कि लगभग हर जगह, क्या इसको छोड़ दे, एक नंबर को छोड़ दे, तो हर जगह ये राजेश जो है कम है, मतलब ये भी इसका जवाब नहीं होगा। तो 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों की बात है, इन दोनों में देखिए यहाँ पे ये 4 ज्यादा है, यहाँ पे ये 4 ज्यादा, आपको यहीं से तुलना करना है।
ये 4 ज्यादा है तो ये 8 कम है, मतलब अभी भी ये ज्यादा चल रहा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा, मतलब यही सुनील फिर से आपका सुनील का ही एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाईएस्ट एवरेज किसका होगा, सुनील का होगा। तो आपने देखा इस सवाल को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको करना पड़ा, बहुत ज्यादा जोड़ घटाव भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और आप ये कैलकुलेट कर लिए। आप देखिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं और आप भी सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन से। बोल रहा है कि एक सिटी की बात की गई है, एक जगह की बात की गई है जहां पे टोटल 1 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से जहां पे 3 टाइप के न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं। एक आपका हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीन ये नाम जो दिया हुआ है ये नाम है, इसको ध्यान देना है, एक नाम है। तो बोल रहा है कि तीनों टाइप के न्यूज़पेपर का डिटेल दिया हुआ है कि पहले टाइप के न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, दूसरे टाइप के कितने लोग पढ़ते हैं, तीसरे टाइप के कितने लोग पढ़ते हैं, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट और सेकंड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग सेकंड थर्ड, कुछ लोग थर्ड और फर्स्ट, और कुछ लोग तीनों पढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहला टाइप नहीं एक। दूसरा पूछ रहा है एटलीस्ट 2 टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और तीसरा पूछ रहा है कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। क्लियर है। देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन जब आ रहा है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। असाइनमेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जाइए और वहां पे ज्वाइन कीजिए, असाइनमेंट आप डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन आप वहां पे सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन जितना ज्यादा देर रहेगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिल रही है। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको परसेंटेज का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, खासकर वो सेक्शन जहां पे हम परसेंटेज के वेन डायग्राम के सवाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पहले टाइप का जो न्यूज़पेपर है वो 10% लोग पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे टाइप के न्यूज़पेपर 30% लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरे टाइप के न्यूज़पेपर 5% पढ़ रहे हैं, जबकि पहले और दूसरे दोनों टाइप के न्यूज़पेपर 8% पढ़ रहे हैं। हमसे सवाल पूछ रहा है सिर्फ एक टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं। तो आप मुझे बताइए जो पहले टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 10% लोग हैं, तो क्या इसमें ये लोग नहीं होंगे शामिल, ये भी शामिल हो गए, इसमें कुछ ये लोग भी शामिल हो गए होंगे कि नहीं। तो हम कहेंगे इस हिसाब से तो पहले टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन। अच्छा जब दूसरे टाइप के न्यूज़पेपर आप निकालने जाएंगे तो कहेंगे सर दूसरे टाइप के तो 30% यहाँ है, सिर्फ दो टाइप के पढ़ने वाले, जिसमें से ये भी काउंट कर लिए गए होंगे 8 वाले, और ये भी काउंट कर लिए गए होंगे 4 वाले। क्लियर है। अब देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को इस ऑप्शन को हटा दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको याद हो चुका होगा, आपको यहाँ पे हम बना रहे हैं सवाल। देखिए सवाल 3 टाइप के न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो हम 3 सर्कल बना रहे हैं, और ये तीनों टाइप के न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये फर्स्ट टाइप का न्यूज़पेपर हो गया, ये सेकंड टाइप का हो गया, और ये थर्ड टाइप का हो गया। आपको बोल रहा है पहले टाइप के न्यूज़पेपर 10 है, परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, दूसरे टाइप के 30 है, और तीसरे टाइप के आपके 5 है। बोल रहा है तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 1%, मतलब 1। तो आपको ये डेटा दे रखा है कि भैया यहाँ पे 1 है, ये तो क्लियर हो गया तीनों टाइप का। वेन डायग्राम याद कीजिए, परसेंटेज। फिर बोला पहले और दूसरे टाइप के पढ़ने वाले 8 हैं, तो पहले और दूसरे 8 हैं, तो पहला दूसरा का सेक्शन ये पूरा है, इस पूरे में 8 होना चाहिए, तो ये यहाँ इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा, तो कहेंगे सर 7। कितना 7। अब मुझे बताइए सेकेंड और थर्ड की बात हो रही है, 4% है, तो सेकेंड और थर्ड 4, एक यहाँ, तो ये कितना रहा होगा 3। समझ में आ रही है कि नहीं। ये 2 सेकेंड नंबर वाले 30 हैं, थर्ड नंबर वाले 5 हैं, लेकिन ये जो एरिया 5 है यहां तक गया हुआ है, ये 30 है यहां तक आया हुआ, मतलब हम कहेंगे सेकंड और थर्ड दोनों का एरिया जो है ये पूरा सर यहां से जो बन रहा है दोनों का ये कंबाइंड है, और ये टोटल 4 है, क्योंकि 4% दिया हुआ है सेकंड थर्ड का, जबकि ये हमारा यहाँ पे है, ये भी तो वही एरिया है, इसका मतलब ये टोटल 4 होने के लिए 3 होगा। उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड की बात करें 2%, तो फर्स्ट थर्ड का एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया पूरा, तो ये 1 है, तो ये 1 होगा, तभी तो कुल मिलाकर 2 होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पूरे फर्स्ट टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 10% है, जिसमें से 7, 1, 8, 1, 9 यहाँ हुए, तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 1%। बात समझ में आ रही है कि नहीं। टोटल ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट टाइप के न्यूज़पेपर 10% लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, उसमें से 1 है जो सिर्फ फर्स्ट टाइप के पढ़ रहे हैं, 7 है और 1 8 है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ रहे हैं,
एक और एक दो मिलाकर हो गए, जो दो है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों पढ़ रहे हैं, और जो एक है वो सारे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ फर्स्ट टाइप के पढ़ने वाले हो गए हमारे एक। इसी तरीके से यहां से जब निकालेंगे तो कहेंगे 7 और 3 10 और 1 11 11, तो यहां पे आ गया, तो यहां कितना होना होगा, तो कहेंगे सर 19। मतलब 19% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब थर्ड की बात कर रहा हूं, तो थर्ड में कहेंगे सर टोटल कितने हैं, 4 हैं। टोटल जब थर्ड में 4 हैं तो 4 में 3 यहां, 1 यहां, 1 यहां, कितना हो गया 5। इसका मतलब कुछ थर्ड टाइप वाले में कितने हैं, 5% है। तो थर्ड टाइप वाले में 5% है, तो 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4, 1 यहाँ, 5 तो टोटल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, मतलब कोई ऐसे है ही नहीं, एक सिंगल आदमी ऐसे नहीं है जो सिर्फ थर्ड टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मतलब अगर सिंगल हैंडेड बात करूं कि इंडिविजुअल की सिर्फ एक फर्स्ट टाइप के पढ़ने वाले तो 1%, सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने वाले तो 19%, और सिर्फ 3 टाइप के पढ़ने वाले, थर्ड टाइप के पढ़ने वाले तो 100%। मतलब ओनली एक टाइप के पढ़ने वाले, एक टाइप के पढ़ने वाले हो गए तो कितना, 1 + 19 + 0। आपको इसके लिए ऐसा लिखना की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख रही है 20% है। ठीक है, आपको ये मेथड में इसलिए बताया हूं, डायरेक्टली यहां से बता सकता था आगे पीछे करके, वो समझने में कॉम्प्लिकेशन होता। और आगे के सवाल, जब एक सवाल इस तरीके से घुमाया तो आगे का सवाल आप देखेंगे तो सब इसी तरीके से घुमाया, एक एटलीस्ट है, एक नन है, तो इस डेटा पे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तीनों के तीनों। और कभी भी डीआई का सवाल जब आप बनाते हैं, अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि डीआई का जो भी सवाल बनाते हैं, जब आप रफ करते हैं उसका, तो वहां पे डेटा पर रखे रहें और ध्यान में रखे रहें कि आपने डेटा को इस तरीके से रखा है कि जब दोबारा उस सवाल दोबारा जब वापस आएगा, जैसे पहला सवाल इस सवाल के साथ पहला आपको डेटा पूछ दिया, ये सवाल फिर से सेम रिपीट होगा कुछ देर बाद, तो वहां पे आपको ये सवाल बनाने के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल कर सकें आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए फिर से सारे कैलकुलेशन ना करना पड़े। हालांकि सीजीएल मेंस की अगर बात करूं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि एक टेबल पे, एक चार्ट पे आपको एक से ज्यादा सवाल पूछे। ऐसा भी हो सकता है कि 4 सवाल पूछ रहा है, चार चार्ट पे पूछ रहा है, मतलब हर एक चार्ट पे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है। मैं उस टाइप का भी सवाल नहीं इंक्लूड किया हूं एक भी, क्योंकि फिर आपको उस टाइप के सवाल इसी से इंक्लूडेड होते हैं, इसी में 2 सवाल हटा दीजिए तो आपको सेम सवाल मिल जाते हैं, तो वो आप कर लेंगे असाइनमेंट में, आपके वो है। लेकिन मैं इसका सवाल उठाया हूं जहां पे एक चार्ट से एक से ज्यादा सवाल पूछा गया है। तो अब देखिए, इसको यहाँ पे आपसे पूछ रहा था 20% की वैल्यू, 20% आपको दिया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, तो आपको दिया हुआ है कितना, 1 लाख है। मतलब 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो चिपका दीजिए। और आपको 20% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 20% है सिर्फ एक टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे 20,000 हो गई कि नहीं। एक की वैल्यू 1000, तो 20% की वैल्यू 20,000। सेकेंड सवाल पे आते हैं, बोल रहा एटलीस्ट 2 टाइप्स के न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या आपको बतानी है, कम से कम 2 टाइप के, मतलब 2 टाइप पढ़े तो चलेगा, या 3 पढ़े तो भी चलेगा, या 4 की तो ऑप्शन नहीं है। मतलब 2 टाइप या 3 टाइप या 4 टाइप पढ़ने वाली संख्या की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा ये हो गया 7, 1 8, 3 11, 1 12, हुआ कि नहीं। तो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1000, तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। आपको सवाल बड़े आराम से सोल्व हो गया। उसी से आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं जो ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई टाइप के पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि आपने इसको जोड़ा तो कितना आया, टोटल जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले आपने जोड़ दिया था इन दोनों का, तो कितना आया था 20, इन दोनों का जोड़ दिया था तो कितना आया था 12, कितना हो गया 20 और 12 कितना 32। इसका मतलब 68% लोग ऐसे हैं, 68% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब 1% की वैल्यू 1000, तो 68% की वैल्यू 68,000, और इस सवाल का जवाब रहा 68,000 होना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे छूट गया जीरो सब में एक। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपने देखा, जब टोटल आपने जोड़ा, मैंने बताया था परसेंटेज में वेन डायग्राम जब बताया था क्लास, कि जो टोटल होता है ये हमेशा आप जिस चीज को बनाते हैं उसका टोटल देता है। यहाँ पे पढ़ने वालों के बारे में बात हो रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ने वालों के बारे में, तो ये जो वेन डायग्राम है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और जब टोटल जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल इतने % लोग थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अगर वो 100% नहीं हो पाता तो जितने कम है 100 से, वो कौन होंगे, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपका सेकेंड सवाल था, आप इसको देखिए और मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
जल्दी से सवाल को पढ़िए और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लग रहा है क्लास। फर्स्ट 2 सवाल कैसे आपके गए, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कुछ फायदा हो रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए आपसे बात करना बहुत जरूरी है, आप बोलते बहुत कम हैं, इसलिए तकलीफें आपकी हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो बोला कीजिए। और इस सवाल को देखिए थोड़ा अच्छे से। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि जो टेबल है ये किसी देश की जो 5 साल के आयात और निर्यात जो है उसका रेशियो दे रहा है, लेकिन सवाल में जो डेटा है वो निर्यात आयात का दिया। निर्यात पहले है, आयात बाद में है, एक्सपोर्ट पहले, इंपोर्ट बाद में। एक्सपोर्ट जो हम माल यहां से दूसरा देश भेजते हैं और इंपोर्ट जो वहां से माल अपने देश में मंगाते हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो सवाल बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है पहले साल 10 और 1 के अनुपात में निर्यात और आयात हुआ था, दूसरे साल 11 और 7 के अनुपात में था, तीसरे साल 4-3, फिर 5-8 और 12-3 पे ये 5वें साल में रेशियो था। आपसे सवाल नंबर 1 देखिए, सवाल नंबर 1 जो आपसे पूछ रहा है, पहला सवाल जो इस डेटा पे दिया हुआ है, बोल रहा अगर वर्ष 3 में देश का कुल व्यापार 1138 करोड़ होता, अगर वर्ष 2003 में बाई 3 में बोल रहा है कि अगर वर्ष 2003 में कुल व्यापार मतलब लेन देन दोनों की बात हो रही है, जो निर्यात हो रहा है, जो आयात हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर 1183 करोड़ होता तो उस साल देश के निर्यात और आयात में क्या अंतर होता। सवाल आप समझ चुके हैं। अब देखिए वर्ष 2003 की बात हो रही है, मतलब हम इस साल की बात कर रहे हैं। किस साल की बात कर रहे हैं, वर्ष 2003। तो आप मुझे बताइए कि वर्ष 2003 की जब बात होगी तो इसका मतलब यहाँ पे जब 4 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया होगा, निर्यात किया गया होगा, तो बदले में 3 यूनिट माल आया होगा, या 3 यूनिट आया होगा, आयात किया गया होगा, इंपोर्ट किया गया होगा। इसका मतलब जो टोटल लेन देन है वो कितने यूनिट का है, तो कहेंगे सर 7 यूनिट का है, और 7 यूनिट का है टोटल लेन देन 1183 करोड़ रुपए दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि आयात और निर्यात में कितना अंतर है, तो कितने यूनिट का अंतर है, तो कहेंगे 1 यूनिट का अंतर है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। कितना छोटा सा सवाल था, तो आप कहेगा 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप डिवाइड कर दीजिए 16, 7, 9, 63। क्लियर है। अब जो मैं बता रहा था यहाँ पे आपको बार बार कि आपको जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़े। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सवाल जब भी आप देखते हैं बनाते हैं, चाहे प्रैक्टिस हो, सेट प्रैक्टिस हो, चाहे आप एग्जाम में हो, ऑप्शन एक बार जरूर देखिए। अगर ऑप्शन आप देख चुके होंगे तो आपको पता चल गया, बस 7 से डिवाइड करेंगे, इकाई स्थान पे 3 है, इसका मतलब 9 बार में ही कटेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इकाई स्थान 9 किसका है उसको देखिए और टिक मारिए, पूरा 169 लाने की जरूरत नहीं, 169 लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब बढ़ रहा है सेकेंड सवाल पे। सेकेंड जो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, सेकेंड बोल रहा है द टोटल ट्रेड फॉर ईयर 2 एंड ईयर 4 इज सेम। बोल रहा है कि बाई माने ईयर सेकेंड और ईयर 4 का जो टोटल ट्रेड है, टोटल जो लेन देन है, कुल जो व्यापार है, मतलब दूसरा साल जितने व्यापार हुआ वही चौथा साल भी व्यापार हुआ, दोनों बोल रहा है बराबर है। बोल रहा है यदि वर्ष 4 का निर्यात 315 करोड़ है, 4 ईयर 4 इसका निर्यात की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, निर्यात। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। इसका जो एक्सपोर्ट है वो कितना है, 315 करोड़ है, 315 करोड़ है। आपसे पूछ रहा है वर्ष 2 का आयात कितना होगा, बाई 2 ईयर 2 का इंपोर्ट कितना है। इस सवाल पे मैं ज्यादा आपसे दिमाग नहीं लगाने बोलूंगा, आपको बोलूंगा सिर्फ गुना करते रहिए, बस बात खत्म होगी, गुना भागा करना है। कैसे, अब देखिए 2 मेथड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, दोनों इजी है, लेकिन आपको क्या इजी पड़ेगी वो आपको समझना है। बाई 2 और बाई 4 मतलब दूसरे साल का टोटल वैल्यू और चौथे साल का टोटल वैल्यू बोल रहा है बराबर है, लेकिन यूनिट्स अगर देखेंगे तो दूसरे साल 18 यूनिट है जबकि चौथा साल 13 यूनिट है, दोनों बराबर नहीं है, तो आपको इसको 13 से गुना करना पड़ेगा, इसको 18 से, तब जाके दोनों बराबर। क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि चौथे साल का जो एक्सपोर्ट है, जब दोनों का आप बराबर कर देंगे तो चौथे साल का जो एक्सपोर्ट जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू 315 दे रखी है, और आपसे पूछ रहे इंपोर्ट जो होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, लेकिन दूसरे साल का इंपोर्ट क्या है, यहाँ वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रही है, निकाल लेंगे आप। मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए चौथे साल का एक्सपोर्ट दिया हुआ है, चौथे साल का एक्सपोर्ट कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 5 से भाग दे दिया, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। 5 यूनिट की वैल्यू 315, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना बटा 5।
टोटल कितना यूनिट है? 13 यूनिट। ये टोटल आपको क्या निकल कर आ गया? टोटल व्यापार, टोटल ट्रेड निकल कर आ गया। टोटल इतने का व्यापार हुआ था किस साल? चौथे साल में। और बोल रहा था शुरुआत में कि चौथे साल और दूसरे साल का व्यापार सेम है, मतलब यही व्यापार किस साल का है? दूसरे साल का। मतलब 11 7 18 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने जाएगी? इतना बेटा 18। और दूसरे साल का आपसे इंपोर्ट पूछ रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। आई समझ में? आप ऐसे भी कर सकते थे, 7/18 की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक्सपोर्ट दिया मतलब 5/13 की वैल्यू दे रखी है, तो 5/13 की वैल्यू दे रखी है तो 1 की वैल्यू निकालिए तो 13/5 से गुना करेंगे, 13/5। जब ये पूरा निकल गया तो 7/18 आपको इंपोर्ट है दूसरे साल का, तो 7/18 से पूरा गुना कर लिया। ये आपके हाथ में होना चाहिए कैलकुलेशन, कैसे फास्ट कैसे रेशियो में कैसे लगाते हैं। अब इसको कटिंग फटिंग करना है तो काट दीजिए। 13 5 36 5 3 15, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 9 7 63, 63 91, 9 7 63 बटा 2, और कितना आ गया? 3.5 लास्ट में आ रहा है। आप देख लीजिए, अगर 0.5 लास्ट में आ रहा है, देख लीजिए। अगर एक ही जगह 0.5 है तो आप डायरेक्टली इसको टिक मार सकते थे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक जगह से ज्यादा 0.5 है तो फिर आपको सोल्व करने की जरूरत थी। और ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 0.5 सिर्फ एक जगह था, तो आप डायरेक्टली जैसे, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था नंबर सिस्टम में दो एक ऐसी संख्या है, या तो काटेगी या नहीं काटेगी तो 0.5 आएगा उसका डेसिमल वैल्यू, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। ये ऑड नंबर है तो 2 से कटेगा नहीं तो 0.5 देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इसी जो है वो करेक्ट था। थर्ड जो इस पे पूछ रहा है तीसरा, वो देखिए, इसको बोल रहा है कि वर्ष 1 का कुल व्यापार वर्ष 5 के कुल व्यापार का दोगुना है। वर्ष 1 का कुल व्यापार जो है वर्ष 5 के कुल व्यापार का दोगुना है, मतलब वर्ष 5 में जो भी व्यापार हो उसका दोगुना क्या है? वर्ष 1 का कुल व्यापार है। ये सवाल कर रहा है। कर यदि वर्ष 1 का कुल व्यापार $5700 है, इसका बोल रहा है $5700 है, तो फिर वर्ष 1 और वर्ष 5 के निर्यात में क्या अंतर है? वर्ष 1 और वर्ष 5 के निर्यात में क्या अंतर है? आपसे सवाल क्या बोल रहा है? वर्ष 1 का कुल व्यापार वर्ष 5 के कुल व्यापार का दुगुना। 5 में जितना भी व्यापार हुआ था उसका डबल है वर्ष 1 का व्यापार, उसका डबल है। तो आप मुझे बताइए कि अब सवाल पे आते हैं वर्ष 1 और वर्ष 5। वर्ष 1 कहां गया आपका? तो आप कहेंगे सर वर्ष 1 आपका यहीं पे है, और ये रहा आपका, इसको देखिए। और वर्ष 5 कौन सा हो गया? आपसे पूछ रहा है दोनों वर्ष का अंतर, आपसे अंतर ही पूछ रहा है ना। किसका अंतर पूछ रहा है? निर्यात का। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट का अंतर पूछ रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप मुझे बताइए कि वर्ष 1 का आप अगर निर्यात देखिए, यहां पे आप चाहे तो इन दोनों का हिसाब से इसको रेशियो को इक्वल करें, मतलब y1 बराबर 2/5 के रूप में करें, मतलब एक का दूसरे के डबल करें, या फिर डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको पता है y1 5700, y1 टोटल 5700, टोटल कितना है? 19, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? डायरेक्ट बनाइए ऐसे 300, 1 की वैल्यू 300 हो गई, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 3000। मतलब यहाँ पे आपको टोटल निर्यात आपको मिल गया कितना? 3000 रुपया। टोटल एक्सपोर्ट कितना मिल गया? $3000, करोड़ डॉलर जो भी दिया हुआ यूनिट आप मिला लीजिएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या बात हो रही थी? तो यहाँ पे बात हो रही थी कि 12 और 13 25 यूनिट है, और इस 25 यूनिट की जो वैल्यू है, ये सवाल के अनुसार कितना होना चाहिए? तो कहेंगे सर y1 जो है y5 का डबल है, तो y5 क्या होगा? y1 का आधा, मतलब पूरे की वैल्यू 5700 बटा 2, और ये 25 है तो 25 से काट देंगे तो 4 बार में 1 कटेगा 100, और 2 से 2 मतलब कितना आ गया? 114। ये कितने यूनिट की वैल्यू आई? 114। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आई है 114, और आपको निकालना कितना है? 12 यूनिट की वैल्यू। 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? इकाई स्थान पे 8 आएगा। इकाई स्थान पे 8 आएगा। अब इकाई स्थान पे 8 आएगा तो 8 में से ये देख लीजिएगा ध्यान से कि इसको जब भी गुना करेंगे आप 12 को, तो 100 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा, 14 से गुना करेंगे थोड़ा सा और आएगा, मतलब 3000 नहीं जाने वाला है। दिस माइनस दिस करना होगा, इसका मतलब अंतर पूछ रहा था, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा आपका ही रहेगा। और 0 से जब 8 घटाएंगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। आप इकाई स्थान देख के टिक मार के निकाल लीजिए। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? और अगर पूरा गुना करेंगे तो पूरा गुना कर लीजिए, तो कितना आ गया? 12 4 48, 4 और 12 4 16, 12 1 13। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2 और 6 3 2 और 6 3 2, और यहाँ 1 1632।
अब जो भी इकाई है, यूनिट इसका दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए क्या है, करोड़ डॉलर में था ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। जैसे ही आपको गैप मिलता है वीडियो को शेयर करिए फटाक से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारे पास अभी समय है थोड़ा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कितना समय बचेगा, उसके अनुसार और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज का याद रहे, आज का मैंने बताया था, आज सिर्फ टेबल वाले जो क्वेश्चन है वही मैं कराने वाला हूं, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में छात्रों के प्रतिशत और कॉलेज की विभिन्न धाराओं में, मतलब जो स्ट्रीम की बात होती है, आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है। जैसे आप 10th में सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, साइंस, SST, ये जो भी चीजें पढ़नी होती है। 12th में आपको ऑप्शन आता है कि आप बायोलॉजी लेंगे या मैथ लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे। तो इसी तरीके के जब कॉलेज में आप जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको ऑप्शंस और आते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेंगे, या फिर लास्ट 2 इसी है। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है, लास्ट इसी कुछ और होगा, ये जो है लास्ट वाला ये कुछ और होगा, इसी नहीं होगा। अब सब्जेक्ट सिविल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या ऑप्शन आया है, अब आपसे सवाल बोल रहा है क्या, फिर से सवाल को समझिए एक बार। कोई कॉलेज है जहां पे इस 5 ब्रांच अवेलेबल है कि इस 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, इस 5 तरह के सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, और इस हर स्ट्रीम में इतने % ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कहां से कंपेयर किया गया हुआ, तो स्टार्टिंग से कितने टोटल कॉलेज में स्टूडेंट्स है, उसका 20% इसी में, उसका 18 इतना, उसका 21 इतना। इसका मतलब आप कहेंगे सर अगर टोटल को मैं जोड़ू तो 100% आना चाहिए। बिल्कुल आएगा 100%, आप जोड़ कर देख लीजिए। आप जोड़ेंगे क्या आएगा 100%, क्योंकि 100% टोटल स्टूडेंट्स का ही 20% इसी में पढ़ रहा है, ऑब्वियस है। अब बात करते हैं जो यहाँ जो दिया है, बोल रहा है कि इसी में जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3 और 2 है, जबकि साइंस में, कंप्यूटर साइंस में 4-5, इस तरह से सबका रेशियो दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि पूरे कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का औसत, मतलब लड़के और लड़कियों का जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां, उसका रेशियो आपको बताना, अनुपात बताना है। कैसे करेंगे, बनाइए थोड़ा। एक बात ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि अगर आपने किसी तरह लड़कों का औसत पता कर लिया कि 20% लड़के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 80% लड़कियां हैं, क्योंकि टोटल उस कॉलेज में लड़के और लड़कियां ही पढ़ेंगे, ये नॉर्मल है, क्लियर है। अगर आपने पता कर लिया गर्ल्स 30% है, तो इसका मतलब 20% क्या है, बॉयज है, क्लियर है कि नहीं है। मतलब जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसका जोड़ 10 आ जाएगा या 100 आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों का जोड़कर वो 100 के गुणनफल में बनना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि इसका बॉयज 72% आए तो गर्ल्स फिर 28% आ जाएंगे, ठीक। मतलब टोटल जोड़कर क्या होना चाहिए 100%। अब सोचते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखिए जितना भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इसी में है, वो टोटल यूनिट के हिसाब से आप कहेंगे 5 है। अगर 5 है तो इसका परसेंटेज 20 है, मतलब 20% का 5 की जो वैल्यू 20% के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 4। 1 की वैल्यू 4 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे 15। ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ बॉयज का निकाल रहा हूं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो यहां से आपको 12 मिल गया। देखिएगा बॉयज की निकाल रहा हूं, यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है 9, 9 का 18, तो 1 का कितना 2, तो 4 का कितना 8। यहाँ पे बताइए 4 3 7, 7 का 21, तो 1 का कितना 3, 1 का 3, तो 3 का 9, 6 5 11, 11 का 22, तो 1 का 2, और 1 का 2, तो 6 का 12, और यहाँ पे 9 10 19, 19 का 19, तो 1 का 1, इसका मतलब 9 का 9। अब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये हो गया 20, और ये हो गया 9 और 9 18 12 30, और 30 20 आ गया 50। मतलब 50% आपके लड़के हैं उस कॉलेज में, तो इसका मतलब लड़कियां भी कितनी होगी 50% ही होगी। मतलब रेशियो कितना हो गया 1 और 1 का। अब एक पॉइंट और आपको समझना है कि गर्ल्स जो है वो 50% है, बॉयज भी 50% है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, शायद आगे सवाल में काम आ जाए। आगे सवाल जो आपसे पूछ रहा है कि अगर जितनी लड़कियां पढ़ रही है कॉलेज में, इसको एक ये जो आपको बताया था पाई चार्ट, इसमें से लिया जाए, इसमें रिप्रेजेंट किया जाए, तो 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया 5।
मतलब एक इसी हो गया, CS, IT, ME, सिविल हो गया ना। तो ये 5 सब्जेक्ट्स में सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा हूं, लड़कों की नहीं, सिर्फ लड़कियों जितने हैं उनको इस पे सजाया जाए। तो आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली जो लड़कियां होगी, मान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली लड़कियां को यहाँ लिखते हैं, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप मुझे बताइए, पूरी लड़कियां जो है 50% है ना, पूरी लड़कियां 50% है, तो मैकेनिकल में कितनी लड़कियां हैं? तो आप कहेंगे सर मैकेनिकल 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 में तो हमें कितनी लड़कियां मिलेगी, ये 5 यूनिट, जबकि 6 5 11 यूनिट की वैल्यू 22, तो 1 यूनिट की 2, तो 5 यूनिट की 10, मतलब टोटल मैकेनिकल में 10 यूनिट लड़कियां हैं, 10 यूनिट लड़कियां, जबकि टोटल लड़कियां सिर्फ 10% यहाँ लड़कियां हैं, जबकि टोटल लड़कियां हैं कितनी, 50%। तो आप सीधा कह सकते हैं सर टोटल लड़कियों का 10% तो यहीं पे है, मतलब टोटल लड़कियां 50 है, उसका 10% यहाँ है, मतलब 1/5 लड़कियां आपको मैकेनिकल में पढ़ती है, तो 1/5 कौन तो ये ले जाएगी ना बनाने के लिए। जब इस पाई चार्ट पे हम इस चीज को दिखाएंगे, मतलब पाई चार्ट पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप दर्शाएंगे कि कितनी लड़कियां हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रही है, तो आप कहेंगे सर 10% यहाँ, जबकि टोटल 50% है, तो टोटल 50% 10%, मतलब 1/5 लड़कियां हैं जो मैकेनिकल में पढ़ रही है। तो जो पाई चार्ट में बताएंगे तो 1/5 कितने का, 360 डिग्री का, मतलब आ जाएगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री ही लड़कियां आपको क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ती हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल 50% लड़कियां हैं, तो 50% कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा इस पाई चार्ट के अनुसार, 360 डिग्री को। मैंने परसेंटेज, इसी परसेंटेज को यूज किया है, तो 50 डिग्री इस परसेंटेज का 50 डिग्री 360, 50% 360 डिग्री आएगा, और इसी परसेंटेज के हिसाब से ये जो लड़कियां 10% मैकेनिकल में है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 0 0 काट दिए, 5 की वैल्यू 36, तो 10 की वैल्यू 72, यही मैं बता रहा हूं। क्लियर? अब आते हैं थर्ड नंबर पे। बोल रहा है कि जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, मिनिमम किस ब्रांच में है, मिनिमम किस ब्रांच में है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ अंतर कितना है, 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, लेकिन हर एक की वैल्यू अलग अलग है हर जगह। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा था 4%, देख लीजिए, 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4। यहाँ देखिए 9 है, 9 दूना 18, 4 3 7 21, 6 5 11 दूना 22, 9 10 19 से कम 19, मतलब यहाँ पे जो अंतर है 19 यूनिट की वैल्यू 19%, 1 यूनिट की वैल्यू 1%, और यहाँ जो 1 यूनिट है 1% है, मतलब वो सिविल है। ऑप्शन आपको देख लो एक बार, में चेंज करना होगा क्वेश्चन मुझे, EC, CS, IT, ME, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन में सही कर दूंगा। मेरे पास जो सवाल उसमें दोनों इसी लिखा हुआ था, मैंने करेक्ट किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिविल। क्लियर? नेक्स्ट सवाल लें, एक और सवाल लेते हैं। कह रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो लास्ट सवाल था डिसिप्लिन, स्ट्रीम और ब्रांच, सब इसी को बोलते हैं। तो कह रहा है कॉलेज है हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलेज है, ABCD और E। 5 कॉलेज में, हर कॉलेज में 3 डिसिप्लिन है, एक साइंस सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, एक इकोनॉमिक्स है। तो दिया हुआ कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और साइंस में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये सारे कॉलेजों का डेटा दिया हुआ है। सारे कॉलेज मतलब 5 कॉलेज का। आपसे पहला सवाल पूछ रहा है कि अगर इन सभी 5 कॉलेजों के में छात्रों की संख्या को एक पाई चार्ट में हम दिखाते हैं, तो कॉलेज बी का जो छात्र होता है, ये कितना डिग्री एंगल को दर्शाएगा, ये कितना डिग्री एंगल से हम कॉलेज बी के स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। सही बात, पहला सवाल समझ में आ गया। सेकेंड सवाल कह रहा है कि कुल 5 कॉलेज के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत कॉमर्स विषय में पढ़ रहे हैं। 5 कॉलेजों के कुल छात्रों का कितना विषय, 5 कॉलेजों के कुल छात्रों का कितना विषय, कितना स्टूडेंट्स कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमर्स में पढ़ने वाले पूरे 5 विषयों के पूरे छात्रों को लेते हैं, तो कितना % लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कॉलेज बी के छात्रों का कितना प्रतिशत विज्ञान में पढ़ रहे हैं। कॉलेज बी के छात्रों का कितना प्रतिशत जो लोग हैं वो साइंस में पढ़ रहे हैं। और लास्ट एक सवाल है, कह रहा है कि सारे कॉलेजों को, 5 कॉलेजों को एक साथ लेकर बोल रहा है साइंस में पढ़ने और कॉमर्स में पढ़ने वालों का अनुपात क्या होगा, साइंस और कॉमर्स में पढ़ने वालों का अनुपात क्या होगा। यही 5 सवाल आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। आप ट्राई करना चाहें, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला सवाल, ठीक है। मैंने बताया था एंगल कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले इसमें एक चीज नजर आ रही होगी कि आपको एक जगह एक सवाल था जिसमें आपको पता करना था पूरे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप इसको हॉरिजॉन्टली कॉलेज वाइज या फिर स्ट्रीम वाइज जोड़ लीजिए।
अब इस तरह के सवाल में अगर मुझे यहाँ भी जीरो दिखता, यहाँ भी जीरो दिखता, आखिर में यहाँ भी जीरो आखिर में दिखता, तो मैं सारे जीरो को हटा देता। क्लियर है? यहाँ भी अनुपात पूछा, यहाँ भी परसेंटेज पूछा, यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ एंगल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड है जोड़ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 कितना होता है? 4 3 7 और 2 950 आपको आ गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 4 1200 आ गया। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 6 2 850। और यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 3 7 2 975। और यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ गया क्या? नहीं, 1025। क्लियर? तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हैं, सी में, डी में और ई में। पहला पूछ रहा था बी में जो पढ़ते हैं कॉलेज, तो बी में कितने लोग पढ़ रहे हैं? 1200। इसका मतलब पूरे का कितना बी में पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे सर पूरा हमको निकालना होगा, तो पूरा निकालिए। अब देखिए 1200 आपको यहाँ पे है, और ये 9 9 1800 3000 हो गया आपका यहाँ, और 3000 एक 4000 और एक 5000 टोटल हो गया। तो आपको पता चल गया कि टोटल फ्रैक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो हमको कॉलेज बी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इतने फ्रैक्शन हैं। और आपसे इसी बात को एंगल में पूछ रहा है, तो एंगल में तो टोटल 360 होता है, या फिर कहिए कि 5000 जो है 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 बटा 360 बटा 5000। तो 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुना 1200। आप क्या कीजिए कि जो भी चीज पूछ रहा है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर परसेंटेज वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने से फायदा होता है कि इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, और जब इसको हम पाई चार्ट पे शो करेंगे, इसका मतलब डिग्री में बदलेंगे, तो डिग्री में 360 से गुना कर लेंगे। क्लियर? तो आप इसको जब जोड़ घटाव करेंगे आपको, तो आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है, ये 5 से काट देंगे तो 2 इसको काट दे रहा हूं, 7.2 डिग्री, और 12 दूनी 24 4 बरसते 84 4 88.4 डिग्री। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ये है 84.4। अप्रॉक्स वैल्यू निकालने बोला होगा, 86 आएगा ना सर यहाँ। तो आप देख लीजिए आपका पहला सवाल था। सेकेंड सवाल आप देखिए क्या कह रहा है, कॉमर्स में पढ़ने वाले का प्रतिशत क्या है। तो कॉमर्स में पढ़ने वाले का प्रतिशत के लिए आपको पता करना होगा कॉमर्स में कितने लोग पढ़ते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से मैंने अभी निकाला है, टोटल 5000 लोग हैं। मतलब इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो 5000 और गुना 100, और ऊपर में जो कॉमर्स में पढ़ते हैं, कॉमर्स में कितने पढ़ रहे हैं? 250 500 5 4 900, और 9 1 1000 और 5 1500। तो आपको कितना मिलकर आ गया? 30%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़े नेक्स्ट पे। अब देखिए ये कॉमर्स का परसेंटेज है, गलती से यहां लिखा गया है, ये कॉमर्स का परसेंटेज है। साइंस बोल रहा है बी में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनमें साइंस कितने पढ़ने वाले हैं। तो बी में टोटल कितने हैं? 1200 में साइंस कितने पढ़ते हैं? 350। तो 1200 में साइंस कितने पढ़ते हैं? 350। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो 350 बटे 1200 और गुना 100, और इसको जब काटेंगे तो लगभग 30% के आसपास आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। 12 36 360 होता है वो 35 है। अब देख लीजिएगा 29 पॉइंट समथिंग करके एक ऑप्शन है। अब लास्ट पार्ट देखिए, तो लास्ट में पूछ रहा है साइंस और कॉमर्स की बात कर रहा है, तो साइंस का रेशियो बताइए मुझे सारे कॉलेजों का। तो आप जोड़िए फटाक से, 275 कितना होता है? 550 और 350 900 हो गया, और 4 3 7 1600। कॉमर्स की बात बताइए मुझे, तो कहेंगे 200 325 275 कितना हो गया? 600, और 6 5 11 4 1500। मतलब अनुपात कितना आ गया? 16 और। क्लियर है? एक सवाल और लें हम, क्या कहते हैं? चलिए एक सवाल और लेते हैं, टेबल पे एक सवाल और लेते हैं, और आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए, और ताकि हम नेक्स्ट क्लास इसी के अनुसार शेड्यूल करें, क्योंकि मैंने क्लास को आप टाइप के अनुसार बांट दिया है। इस क्लास में मैंने सिर्फ आपको टेबल के सवाल रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पाई चार्ट के सवाल मिलेंगे। सारे पाई चार्ट के सवाल जितने होते हैं वो सारे सवाल में पाई चार्ट का इंक्लूड करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आप देखिए, करा दी गई तालिका में वर्ष 2012 से 2017 के दौरान उत्पादित 5 विभिन्न मॉडलों ABCDE के कारों की संख्या को दिखाता है, और कारों की संख्या किसमें दिखाता है? 1000 में।
मतलब ये 18 नहीं 18,000 है। अब बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या कि 2013 में, सवाल नंबर 1, 2013 और 2014 के एक साथ रखा जाता है, तो आपको बताना है कि उन 2 सालों में, मतलब 2013 और 2014 में उत्पादित कार्यों की कुल संख्या में वास्तव में 25% कार्य किस प्रकार की है। तो आपको पता करना होगा 2013 और 2014 में कुल कितने कार्य उत्पादित किए गए। तो 2013 की बात करेंगे तो आपको इस सवाल में दिया हुआ है, हर साल का जोड़कर सवाल में दिया हुआ है कि 120, 130, 170, 100, 180, 150। तो आप बताइए 2013-14 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 130 और 170, और इसको जोड़कर आप डायरेक्टली कहेंगे सर 300। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो 25% है, इसका जो 25% है और इसका 25% कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 75। तो बोल रहा है कि 75 किस साल में जोड़कर आता है कार्यों की संख्या, किस टाइप में, किस साल में नहीं, इसी साल के किस टाइप में आता है जोड़कर 75। तो आप देखिए यहां जोड़कर 75 आ रहा नहीं, यहां आ रहा है, देखिए हाँ यहां आ गया। यही आपको पूछा है कि किस टाइप में आ रहा है, तो टाइप डी में आ रहा है। मतलब टाइप डी के कार्यों की संख्या बिल्कुल 2013-2014 के टोटल कार्यों की संख्या का 25% है इसी साल के लिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। सेकेंड नंबर देखिए इसी का बोल रहा है कि वर्ष 2015 में किस प्रकार की कार उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% है। वर्ष 2015 में उत्पादित कारों की संख्या का ठीक 20% है, किस साल में ऐसा है। तो आप बताइए कि 2000 किस टाइप में, आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2015 में जो भी कार्य उत्पादित हुई थी कितनी है, आपको पता है, 4-5 टाइप में लगे कितनी है, 100 कार्य है। तो बोल रहा है इसका 20% कार्य किस टाइप के, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 किस टाइप में आ रहा है, तो आपसे देखिए 20 यहीं पे है और 21 टाइप में, ई टाइप में, तो इसका मतलब ये क्या जवाब हो गया, ई। अब देख रहे हो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सवालों से कैलकुलेशन सब कुछ करवा रहा है, लेकिन आपसे जो पूछ रहा है पूछने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर। तीसरे टाइप को देखिए, करा कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार इन 2016 ओवर 2012। 2012 से 2016 में कितने परसेंट कारों की संख्या में वृद्धि हुई है। आप बताइए 2012 में कितना आपको दिख रहा था, आप कहेंगे सर 120। 2012 में कितना दिख रहा है, 120। और आप मुझे बताइए कि 2016 में कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर 180। तो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 60। 60 कितना है 120 का, आधा। आधा मतलब 1/2। 1/2 किसको बोलते हैं, तो कहेंगे 50% को। मतलब कितने कार बढ़ गए हैं 12 से 2016 के बीच में, 50%। ये आपका ये सवाल था। क्लियर है। तो यहां पे मैं लास्ट कर रहा हूं सवाल को। नेक्स्ट टाइप में मैं पाई चार्ट के सवाल लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपके पाई चार्ट के सवाल आएंगे, तो आप तैयार हो जाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है आपको तक ये वीडियो लाने में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में वीडियो आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप थोड़ा सा वीडियो को फैलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को, और पढ़ाई कीजिए। जो भी दिक्कतें आती है, जो भी अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा बुरा जो भी चीज आपके क्लास को देखने के बाद एक रिव्यू जो बनता है, आप ऐसे कमेंट मुझे जरूर बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, डीआई का सेकेंड क्लास में। थैंक यू।